हेलो गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लास 10th फिजिक्स के प्रथम चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये जो 50 प्रश्न होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे तथा सभी प्रश्न परीक्षा में इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इन 50 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और याद कर जाएं, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं 50 प्रश्न फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से। यह क्लास 10th फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है। इस चैप्टर से मैं आपको कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा तथा अगले वीडियो में 150 और ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। टोटल इस चैप्टर से आपको 200 प्रश्न होगा। अगर आप इन 200 प्रश्नों को याद कर जाते हैं तो शायद आपको किसी और स्रोत से और ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 200 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। चलिए, तो आज हम लोग 50 प्रश्न सीख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में 50 प्रश्न सीखेंगे। 4 वीडियो में इन 200 प्रश्नों को मैं कंप्लीट कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, एक लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर है। इस लेंस की प्रकृति क्या होगी? एक लेंस की शक्ति दी गई है -4 डायोप्टर, तो इस लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए, अगर शक्ति यहाँ विकल्प दिया उत्तल, अवतल, समतल या उपयुक्त में से सभी, तो याद रखिएगा यदि माइनस में दिया है पावर तो माइनस पावर जो होता है वो अवतल लेंस का होता है, और यदि प्लस पावर दिया है तो वो होगा उत्तल लेंस। तो यहाँ माइनस दिया है और तो ये क्या होगा? अवतल, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है? विकल्प है परावर्तन के कारण, दूसरा अपवर्तनांक के कारण, तीसरा सघन माध्यम के कारण या अपवर्तन के कारण। तो इनमें से कौन सा होगा? यानी माध्यम बदलने से प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं ये बताना है। परावर्तन, अपवर्तनांक, सघन माध्यम या अपवर्तन। तो आपका आंसर होगा अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाता है। यह घटना अपवर्तन कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है ये बताना है। पहला विकल्प है यह सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा कहता है यह वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है और चालक छोटे से दर्पण में सड़क का संपूर्ण क्षेत्र देख पाता है। दूसरा कहता है उपयुक्त दोनों, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे कि पहला भी सही है और दूसरा भी इसमें सही है, अतः आपका आंसर क्या होगा? सी, उपयुक्त दोनों, क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब बनाता भी है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है। इसी कारण से इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रकाश का परावर्तन का नियम है? निम्न में कौन प्रकाश का परावर्तन का नियम है? तो पहला विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, तो ये भी सही दिया है। और चौथा कहता है उपयुक्त में सभी, तो आपका आंसर होगा सभी, क्योंकि चाल भी अपरिवर्तित, आवृत्ति भी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, I और R भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन लेंस का सूत्र है? विकल्प है 1/f = 1/v - 1/u। दूसरा 1/f = 1/v = 1/f - 1/u।
तीसरा 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 1/v, और चौथा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी पहला आंसर हो जाएगा। यही दर्पण का सूत्र का होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v या प्लस हो जाता है 1/u। दर्पण में प्लस हो जाता है और लेंस में माइनस हो जाता है, तो ये दर्पण सूत्र है और ये आपका लेंस सूत्र है। तो आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है, यानी एक से अधिक लेंसों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कैमरा की रचना करने में, कैमरा बनाने में, दूसरा दूरदर्शी बनाने यानी दूरबीन बनाने में, तीसरा सूक्ष्मदर्शी लेंस बनाने में, या उपयुक्त में से सभी। तो याद रहे कि कैमरा जो बनाया जाता है तो कैमरा में भी एक से अधिक लेंस लगाया जाता है, यानी बढ़िया क्वालिटी कैमरा बनेगा तो उसमें एक से अधिक लेंस लगेगा, अन्यथा एक ही लेंस से काम चल जाएगा। तो यानी पहला भी सही है। दूरदर्शी दूरबीन में भी एक से अधिक लेंस लगता है, सूक्ष्मदर्शी में भी एक से अधिक लेंस लगा करके उसे के क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। और तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। आया समझ में? यानी मैंने बताया कि कैमरा में भी एक से अधिक लेंस लगाएंगे तो बेहतर क्वालिटी का कैमरा बनेगा, नहीं तो एक ही लेंस से तो कैमरा, अक्सर कैमरा में एक ही लेंस होता है तो निम्न क्वालिटी का होगा, लेकिन बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो अधिक लेंस लगाना पड़ेगा। अतः यहाँ आपका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अगला, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण पुंज लेंस से आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, उस बिंदु के क्या कहते हैं? यानी बताना है कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आकर केंद्रित होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? विकल्प है वक्रता केंद्र, फोकस, प्रकाशीय केंद्र या अपवर्तनांक। तो आप देखे होंगे कि लेंस पर ऐसा लेंस हो गया, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है तो एक बिंदु पर आकर क्या होती है? वो मिलती है। तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को फोकस कहा जाता है, उस बिंदु को फोकस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फोकस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस द्वारा कल्पित एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। उत्तल लेंस से काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु कहाँ होगा? विकल्प दिया है वस्तु लेंस फोकस पर स्थित होगा। तो आप पढ़े होंगे फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बन जाता है, जो कि वास्तविक होता है, अतः ये सही नहीं है। दूसरा कहता है अनंत पर स्थित होनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। तीसरा, वस्तु लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य स्थित होनी चाहिए, और चौथा कहता है उपयुक्त में से सभी। आपका आंसर सी सही होगा, क्योंकि फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे तभी जाकर उसका काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। विकल्प नंबर सी होगा आंसर। अगला, लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है, क्या कहलाती है? लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है, क्या कहलाती है? विकल्प है अपवर्तनांक, परावर्तन, लेंस का प्रकाशीय केंद्र या फोकस दूरी। तो यहाँ आपका आंसर लेंस का प्रकाशीय केंद्र होगा, क्योंकि लेंस हो गया, लेंस के मध्य बिंदु में एक ऐसा बिंदु होता है जिसको पी कहते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। इससे होकर जो भी किरणें जाती है वो विचलित नहीं होती है, वो कभी विचलित नहीं होती है। इस केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है, यानी आंसर आपका सी होगा। प्रकाश की किरण का विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश की किरण का विरल से सघन, यानी विरल माध्यम में सघन घना माध्यम में जाएगा तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग बढ़ जाएगा, वेग घट जाएगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी नहीं कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो याद कर लें, यहाँ जब विरल से सघन घना माध्यम में जाएगा तो घटेगा, वही सघन से विरल में आएगा तो बढ़ेगा। यहाँ वेग क्या होगा? विरल से सघन जाता है तो वेग घट जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अगर वही कहता सघन से विरल तो बढ़ जाता। अगला देखिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? विकल्प है प्रकाश का वेग, प्रकाश की दूरी, प्रकाश की आवृत्ति या उपयुक्त में से सभी। तो याद कर लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आपका आंसर होगा सी। यहाँ वेग भी घटेगा, दूरी भी बदलेगा, लेकिन आवृत्ति कभी बदलता नहीं है। आगे, एक उत्तल लेंस
किसी वस्तु का वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मुख्य वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? दिया है वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित होनी चाहिए, वस्तु अनंत पर स्थित होनी चाहिए, वस्तु वक्रता त्रिज्या पर स्थित होनी चाहिए, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को और वास्तविक बनाने के लिए यहाँ बड़ा चाहिए प्लस वास्तविक चाहिए, वही बहुत बड़ा दिया है। तो वस्तु को क्या करना होगा? लेंस के फोकस पर रखना होगा। लेंस के फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो कि वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक और बहुत बड़ा होगा, यानी ये विकल्प आपका सही है। अगला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन और अपवर्तन कोण में किस कोण का मान अधिक होगा? दिया है अपवर्तन कोण का, आपतन कोण का, उपयुक्त सभी का, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ समझ लेते हैं। अगर यह एक माध्यम को अलग करने वाला सतह है, नीचे मान लेते हैं सघन है और ऊपर क्या है? विरल माध्यम है। ऊपर विरल माध्यम और नीचे मान लेते हैं सघन माध्यम है। तो आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो विलंब की ओर मुड़ जाता है। इस कोण को आपतन कोण और इस कोण को अपवर्तन कोण IR कहा जाता है। तो यहाँ आपतन कोण का मान बड़ा होता है और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? छोटा होता है। तो क्या कहता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल से सघन, तो आपतन कोण का मान बड़ा होगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? बी, आपतन कोण का मान बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरण का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और प्रकाश कहता है सघन से विरल में जा रहा है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ वेग बढ़ जाएगा, वेग घट जाएगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो ये बताए थे कि जब सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ेगा और विरल से सघन में जाएगा तो घटेगा। तो यहाँ कहता है सघन से विरल, अतः वेग बढ़ जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। और पहले हम लोग पढ़े थे विरल से सघन, उसमें घट गया था। आगे देखिए, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, गोलीय लेंस या उपयुक्त में से सभी। तो आप देखे होंगे कि उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, यह प्रधान अक्ष हो गया। जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती है, एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है। इस घटना को यानी अभिसरित होना भी कहा जाता है। इस कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और एक बिंदु पर आकर ये मिल रहा है। तो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह नियम है परावर्तन का नियम, अपवर्तन का प्रथम नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम, गोलीय दर्पण का नियम। तो यहाँ दिया है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जब भी तल की चर्चा करें तो याद कर लीजिए कि वह अपवर्तन होगा, आप बिंदु की चर्चा करें तो वो परावर्तन हो जाएगा। तो यह अपवर्तन का प्रथम नियम हो गया। अपवर्तन का वही कहता है एक ही बिंदु में होते तो परावर्तन होता, लेकिन एक ही तल में है तो अपवर्तन का नियम, इसे ट्रिकली याद कर लें। अगला, किसी लेंस की दोनों फोकस दूरी कब बराबर होती है? लेंस की दोनों फोकस दूरी कब बराबर होती है? विकल्प लेंस के दोनों ओर एक माध्यम होने पर, दोनों वक्रता त्रिज्या समान होने पर, लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम होने पर तथा दोनों वक्रता त्रिज्या समान होने पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सी, क्योंकि फोकस दूरी तभी बराबर होती है जब दोनों ओर माध्यम भी समान हो और वक्रता त्रिज्या भी समान हो, तभी जाकर फोकस दूरी समान होगी। अगला, किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती हैं? सेम वही है, क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। लेंस के दोनों माध्यम समान हो और दोनों की वक्रता त्रिज्या समान हो। अगला, किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती है? सही आंसर था दर्पण के रैखिक आवर्धन का सूत्र क्या है? दर्पण के रैखिक आवर्धन का सूत्र क्या है? तो देखिए, दर्पण विकल्प दिया है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, दूसरा वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा कहता है कोई नहीं। तो आवर्धन में पढ़े होंगे एम बराबर क्या होता है? H2 बटा H1। यहाँ H2 जो होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है और H1 वस्तु का ऊंचाई
होता है तो प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए जिससे इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, जिसकी माप वस्तु की लंबाई के बराबर हो। तो किस स्थान वस्तु को रखेंगे कि बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। विकल्प दिया है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर या अवतल दर्पण के ध्रुव पर। तो यहाँ तो क्लियर है कि ध्रुव पर रखेंगे तो वस्तु क्या होगा, क्लियर नहीं बनता है, बहुत बड़ा हो जाता है प्रतिबिंब। अनंत पर रखेंगे तो आकर कहाँ बनता है, फोकस पर। आप फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनता है। लेकिन जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तु के उल्टा और वस्तु के बराबर होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, विकल्प नंबर ए। अगला, जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत देखने के लिए करते हैं वह दर्पण है। विकल्प है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या सभी। यानी किस दर्पण का प्रयोग डॉक्टर रोगियों के आंख, नाक, कान देखने के लिए करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या है। पहला विकल्प दिया है P बराबर F, दूसरा P इक्वल टू 1/F, तीसरा F इक्वल टू 1/P और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है और P इक्वल टू होता है 1/F, जहाँ F को हमेशा मीटर में मापा जाता है। अगर यह F सेंटीमीटर में हो तो P बराबर हो जाएगा 100/F हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सूत्र आंसर कौन हो जाएगा, 2 नंबर, P इक्वल टू 1/F। अगला क्वेश्चन है, वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा एवं कल्पित प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है। अब देखें, यहाँ देखिए विकल्प है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त में से सभी। तो वह अवतल दर्पण ही है जो काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में आप देखे होंगे ऐसे अगर वस्तु को रखते हैं तो हमेशा क्या होता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, काल्पनिक और छोटा, जबकि अवतल में काल्पनिक होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए होगा आंसर आपका। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। विकल्प है 15 cm, 30 cm, 45 cm या 0 सेंटीमीटर। तो यहाँ R का मान दिया गया है, नहीं F का मान दिया ना, फोकस दूरी F का मान दिया गया है 15 cm और हम पढ़े हैं कि R इक्वल टू होता है 2F। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 15 कर देंगे कितना आएगा 30, यानी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अगला, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 cm है तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ R का मान दे दिया कितना 10 cm। अभी हम बताए थे R इक्वल टू F/2। ठीक है, गुड, R इक्वल टू 2F बताए थे। R का मान 10 cm यहाँ दिया गया है, तो R बराबर होता है 2F होता है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं F बराबर R/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 cm, यानी आपका आंसर हो जाएगा इतना। याद रखें फॉर्मूला R इक्वल टू 2F हमेशा होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी किस कारक पर निर्भर करती है। विकल्प है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, दूसरा विकल्प लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं R1 तथा R2 पर, तीसरा विकल्प प्रकाश के वर्ण एवं तरंग दैर्घ्य पर या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ याद रखें कि लेंस का फोकस दूरी है सब पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करता है और तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। तो आपका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम बताएं। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम बताएं। विकल्प है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या सभी। तो प्रकाश किरण को फैलाने वाला लेंस है अवतल लेंस। ये क्या करता है, फैलाता है। जैसे ऐसा अवतल लेंस हो गया, जैसे इस लेंस पर कोई किरण जाती है तो क्या होती है, फैल जाती है। इस प्रकार वो किरण जाने के बाद फैल जाती है, इस तरह प्रकाश को ये फैलाता है। तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने के काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं। विकल्प है कम फोकस दूरी का अवतल लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस।
तो हमेशा याद रखें कि सरल सूत्रदर्शी से हमेशा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों या किताब पर छपे हुए अक्षरों को देखा जाता है। तो यह तभी संभव है जब कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हो। तो विकल्प नंबर बी होगा आंसर। अगला, यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। यानी कहता है प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण का मान। देखिए अगर कांच का पट्टिका है, ये देखिए यदि इस प्रकार का कांच का पट्टिका हो, अगर लंबवत कोई प्रकाश किरण आती है, बिल्कुल इस पर लंबवत आएगी 90 डिग्री कोण बनाते हुए, तो लंबवत ही क्या होती है, इसमें निकल जाती है। ठीक है, लंबवत पड़ने पर लंबवत ही आती है, यहाँ 90 डिग्री पर ही निकल जाती है। अतः अपवर्तन कोण का मान जिस तरह आया वैसा ही चला रहा है, तो यहाँ अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, शून्य होगा। कोई कोण बनने वाला यहाँ नहीं है। यानी अभिलंब होता है ना, अभिलंब, यहाँ अभिलंब हम क्या लंबवत डालते हैं, प्रकाश की लंबवत आई ऐसे ही चली गई, तो यहाँ अभिलंब के साथ कोई कोण नहीं बना रहा है, अतः यहाँ क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगला, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 cm है तो इसकी फोकस दूरी सेम पहले की तरह आर का मान क्या दे दिया 30 cm। तो आपको बताया गया था कि आर बराबर क्या होता है 2f होता है, तो ये बराबर बाई 2 हो जाएगा। इसलिए f बराबर हो गया आपका r/2 यानी 30/2 कितना हो जाएगा 15 cm। आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला, किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। विकल्प है फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, त्रिज्या या उपयुक्त में सभी। तो फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी ही कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ के वक्रता केंद्रों C1 और C2 को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है। तो C1 और C2 को मिलाने रेखा सरल रेखा क्या कहलाती है। या फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, त्रिज्या या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए लेंस हो गया, इसका दो वक्रता केंद्र होता है, एक C1 हो गया, एक हो गया C2। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या सभी। देखिए सतह हो गया और यह हो गया आपका अभिलंब। तो जिस माध्यम से प्रकाश आया पुनः इसी माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को कहा जाता है परावर्तन। इस घटना को बोलेंगे परावर्तन, यानी इसका भी विकल्प बी होगा आंसर। अगला, उत्तल दर्पण में सदैव सीधा, छोटा व कैसा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, आभासी, सरल या उपयुक्त में से सभी। तो उत्तल दर्पण से हमेशा वास्तविक उल्टा और वस्तु से काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। काल्पनिक का मतलब क्या हुआ, आभासी, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा आंसर। यानी उत्तल दर्पण आप देखे होंगे ऐसा होता है, इसके सामने जब वस्तु रखते हैं तो ऐसा किरण जाता है, फिर मुड़ जाता है और ये किरण ऐसे जाती है और इसको काटती है, जहाँ काटती है वहाँ क्या होता है, प्रतिबिंब का नियम होता है। यानी हमेशा क्या होता है, इससे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला, दो समतल दर्पण के मध्य कितने डिग्री कोण रखने पर अनंत प्रतिबिंब बनेगा। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 100 डिग्री। तो दो समतल दर्पण को यदि सामने इसे समानांतर रखेंगे तब जाके अनंत प्रतिबिंब बनेगा। समानांतर यानी 0 डिग्री के कोण पर इसको रखना होगा। अगला, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त में सभी। तो आम बात है कि हम लोग प्रतिदिन अपने घरों में एक दर्पण रखते हैं जिसको हम लोग आईना कहते हैं, वो एक्चुअल में समतल दर्पण ही होता है, समतल दर्पण हो जाएगा। अगला, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बताना। विकल्प है वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर दूरी पर, दुगुनी दूरी पर, आधी दूरी पर, चारगुनी दूरी पर। तो हमेशा याद रहे बराबर दूरी पर बनता है, बराबर दूरी पर, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है कहाँ, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत दूरी पर, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। तो आपका आंसर ये होगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, विकल्प नंबर डी। अगला, वाहनों के पार्श्व दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या सभी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं। तो वाहन के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर
दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अभी क्वेश्चन पहले बताया था कि यदि दो दर्पण को समानांतर रखेंगे तो इसके बीच क्या होगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अनंत, यानी अनंत होगा आपका आंसर। अगला, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह होता है आभासी, वास्तविक, दोनों या कोई नहीं। तो हमेशा आप पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक। और वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कि आभासी को पर्दे पर, आभासी यानी काल्पनिक को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। अगला, विसरित परावर्तन में परावर्तक के धरातल की सतह कैसी होती है? विसरित परावर्तन होगा तो परावर्तक के धरातल की सतह कैसी होगी? चिकनी, सीधी, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विसरित परावर्तन तभी संभव होता है जब धरातल की सतह अनियमित होती है, यानी आपका विकल्प नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, आपतन कोण, समकोण या सभी? देखिए, ये हो गया सतह, यह अभिलंब हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया। इस पर यह किरण जो हो गया इसे आपतित किरण कहा गया, ऐसे अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो इस कोण को आपतन कोण, आपतित किरण हो तो आपतन और परावर्तित किरण हो तो अपवर्तन। तो यहाँ आपतित किरण कह रहा है और तो आपतन कोण होगा बी। अगला, पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं? दिया फोकस, प्रकाश केंद्र, प्रतिबिंब या वक्रता केंद्र। तो जिस बिंदु से प्रकाश नहीं विचलित होती है वह प्रकाशीय केंद्र ही होता है, प्रकाश केंद्र होता है, विकल्प बी। अगला, कुएं के आर पार, धुएं के आर पार किसी भी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिले करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है? कहता है कि धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या वर्ण विक्षेपण। तो याद रहे कि ऐसा धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत के देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? उसका अपवर्तन, यानी विकल्प नंबर हो जाएगा बी। अगला, एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य दो लेंसों वाला चश्मा लगाता है, इसमें ऊपर वाला उत्तल लेंस एवं नीचे वाला अवतल लेंस होता है। चलिए इसको ऐसे समझ ले कि जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो चश्मा लगाता है उसमें इस प्रकार का लेंस लगा होता है, ठीक है। उसमें नीचे ऐसे आप देखे होंगे ऐसे होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला अवतल होता है और नीचे वाला उत्तल होता है। नीचे रहेगा उत्तल और ऊपर रहेगा अवतल, आप याद कर लेंगे। तो ये ऐसा होगा ऊपर वाला अवतल और नीचे वाला उत्तल। तो नीचे वाला उत्तल लेंस और ऊपर वाला अवतल लेंस, बी कॉलम में इसका भी आंसर होगा। अगला, डायप्टर मात्रक है फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस की शक्ति का, विभेदन क्षमता का। तो फोकस दूरी का मात्रक तो क्या हो गया? मीटर हो गया, दूरी है। आवर्धन का कोई मात्रक होता नहीं है, लेकिन लेंस की क्षमता का ही मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो अवतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक बनता है। लेकिन जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा और काल्पनिक बनेगा तो सीधा होगा। तो देख लीजिए, काल्पनिक और सीधा किस में दिया गया है? आभासी और सीधा, यानी विकल्प नंबर ए, ठीक है। वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। और विकल्प नंबर बी भी है, यानी डी, यानी आपका आंसर ए भी है और ए भी, ठीक है। तो यहाँ वास्तविक और उल्टा, और यहाँ दिया आभासी व सीधा। यहाँ आभासी व यानी इसका मतलब व कहने का मतलब क्या है? या तो आभासी होगा या सीधा होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ए भी सही है और ये भी सही है। अगला, कि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 45 डिग्री। कहता है समतल दर्पण पर, एक समतल दर्पण हो गया, प्रकाश किरण अभिलंबवत यानी सीधे आपतित होती है तो प्रवर्तन जब सीधे आएगी तो फिर क्या होगा? सीधे रिटर्न हो जाएगी। प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा, आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए, हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इस चैनल बन रहे हैं, आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।